हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके 5 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और बाकी सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मिट्टी का क्षरण यानी मिट्टी का कटाव। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो इनकी जड़ें होती हैं, ये मिट्टी को बांधे रखती हैं। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा यानी मिट्टी का अपरदन ज्यादा होगा। इसलिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वनारोपण करना चाहिए यानी ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मिट्टी का क्षरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है यानी बढ़ाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मटर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो दलहनी फसलें होती हैं और जो फलीदार फसलें होती हैं, इनके जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है और यह राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। और जो नाइट्रोजन होता है, ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत का मतलब है जो लंबे समय से उपयोग में है। ठीक है, जैसे आपका जल विद्युत हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल विद्युत। एक है आपका गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे आपका भूतापीय ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, समुद्री ऊर्जा हो गया। ठीक है, बायोगैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोगैस भी आपका क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। परमाणु ऊर्जा हो गया। ठीक, उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होते हैं? खदानों में जो विस्फोट होते हैं किसके मिश्रण के कारण होते हैं? तो ऑप्शन 3, हवा के साथ मेथेन। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवा के साथ मेथेन के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका ईंधन मूल्य सबसे अधिक है? ईंधन मूल्य का मतलब है कैलोरी मान, यानी अगर थोड़ा सा जलाया जाए तो ज्यादा ऊर्जा कौन देगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हाइड्रोजन का ईंधन मूल्य इनमें से अधिक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी थोड़े से हाइड्रोजन का अगर जलाया जाएगा तो इससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, यही आपका ईंधन मूल्य है। नेक्स्ट है, हीरा और पन्ना होता है। हीरा और पन्ना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा जो है कार्बन का प्रूफ है और पन्ना बेरिल। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लैक्टिक अम्ल समानता डैश में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? सभी को पता होगा, दूध में पाया जाता है ये। ठीक है, दूध में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये भी ध्यान रखिएगा, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी ध्यान रखिएगा, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अगर बात करते हैं सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछा गया है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। नींबू ध्यान रखिएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी ध्यान रखिएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
सुरक्षा माचिस की तीली की नोक और रगड़ने वाली सतह में समानता प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। इंपॉर्टेंट है ये। सुरक्षा माचिस की तीली की नोक, जो माचिस की तीली होती है उसकी नोक पर और रगड़ने वाली सतह में समानता प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। देखिए, जो माचिस की तीली होती है उसकी जो नोक होती है उस पर क्या लगा होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, उस पर एंटीमनी, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का लेप होता है। और किसका लेप होता है, तो पोटेशियम क्लोरेट का लेप होता है इस पे, जो शीर्ष होता है तीली का शीर्ष पर, ठीक है, किसका, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का जो है इस पर लेप होता है। अगर बात करते हैं जो सतह होती है जिस पर माचिस रगड़ा जाता है, डिब्बी पे जो सतह होती है उस पर किसका लेप होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, उस पर लाल फास्फोरस और कांच के पाउडर का लेप होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोक पर होता है किसका लेप, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का लेप होता है। ठीक है, और जो सतह होती है जिस पर रगड़ा जाता है उस पर लाल फास्फोरस और कांच के पाउडर का लेप होता है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। जो बिजली चमकती है एक पेड़ को जला सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा होती है, किसकी, तो विद्युत ऊर्जा की मात्रा होती है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तब, कह रहा है जब कोई जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा, तो ऊपर उठता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर उठेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नदी का समुद्र का जल होता है ये खारा होता है, ठीक है, इसलिए जो है समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट है, टाइसल्फाइड और सॉरी टाइफाइड और हैजा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड जो रोग है और हैजा किसका उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3 में जो कैंसिल हुआ था पेपर उसमें कई सारे पूछे गए थे। तो टाइफाइड और हैजा किसका उदाहरण है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये जल जनित रोग है, यानी जल से होता है ये। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जल जनित रोग है। और टाइफाइड और हैजा किसकी वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, जल जनित रोग है और किसकी वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। पेचिस ध्यान रखिएगा, ये भी जल जनित रोग है, पेचिस। और पेचिस जो होता है किससे होता है, तो ये प्रोटोजोवा से होता है। ठीक है, प्रोटोजोवा, पेचिस यानी डायरिया। नेक्स्ट है, हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित गैसें होती हैं। हवा जो है गैसों का मिश्रण है, इसमें कौन कौन सी गैसें होती है, तो इसमें आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें। ऑप्शन 1 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैसें। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में, तो 21%। अगर नाइट्रोजन की बात करें कितना, 78% पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.03% क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आर्गन की बात करें तो 0.09% क्या पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में शामिल है, मानव शरीर में क्या है, तो लगभग 60% क्या है, पानी है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखा, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, इसमें असत्य कथन पूछा है। करा पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, सही है ये। समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। बिल्कुल सही है, जो समुद्री जीव थे, जो समुद्री जीव हैं कि जो उनके मृत शरीर है समुद्र के नीचे जाके वो जम गए और मिट्टी की सतहों के द्वारा वो क्या हो गए, ढक गए। तो बिल्कुल सही है ये। तीसरा है, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति निम्न ताप निम्न दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया। नहीं, ये जो है निम्न ताप नहीं होगा, उच्च ताप होगा यहाँ पे, उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से। ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से जो मृत जीव थे वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो ये आपका क्या है, गलत है। पहला और दूसरा क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। गलत ही पूछा ना इसमें, तो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कैंसर का कारण बन सकता है।
निम्नलिखित में कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसके तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक भी कर सकता है। करा कौन सा जो है कैंसर का कारण भी बन सकता है और कैंसर को ठीक भी कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, आयनित विकिरण, ऑप्शन 3। ठीक है, आयनित विकिरण का प्रयोग भी जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से सभी को पता होगा, घेगा रोग होता है। ठीक है, ग्वाइटर होता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप रोग सूक्ष्म जीव, ये प्रश्न आ चुका है। कैकर की बात करें तो ये आपका किसकी वजह से? जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से। गेहूं की रस्ट, ये कवक की वजह से। और भिंडी की पीली पीत, ये विषाणु की वजह से यानी वायरस की वजह से। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं, हर प्रैक्टिस सेट में आया है, मैंने बताया है इसके बारे में। ऊर्जा के स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ये वृद्धि। ठीक है, वृद्धि में सहायक होता है प्रोटीन। और विटामिन जो होता है ये रोगों से लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय थे। भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो सभी को पता होगा, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा था। ठीक है, वास्को डिगामा जो है ये प्रथम पुर्तगाली था। ये कब आया था भारत? तो 1498 में यह भारत आया था। ठीक है, काली कट के तट पर पहुंचा था ये 1498 में। ठीक है, और ये पहला यूरोपीय था और पहला पुर्तगाली में था। अगर हम बात करते हैं, पूछा जाता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया? तो 1502 में ये दूसरी बार आया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया। पुर्तगाली के बाद कौन आया था ये भी ध्यान रखिए, क्रम भी पूछा जाता है। डच आए थे। डच के बाद कौन आए थे? तो डच के बाद अंग्रेज आए थे। ठीक है, और अंग्रेज के बाद कौन आए थे? तो डेनिस आए थे। डेनिस आए थे, और डेनिस के बाद कौन आया था? तो फ्रांसीसी आए थे। एक क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, क्रम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट है, केचुआ किससे सांस लेता है? इंपॉर्टेंट है, ये आपके टीआरई में पूछा गया है। केचुआ किससे सांस लेता है? तो ध्यान रखिएगा, त्वचा से सांस लेता है केचुआ। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा। अगर हम बात करते हैं फेफड़े से कौन लेता है? फेफड़ा और त्वचा, फेफड़ा और त्वचा दोनों के माध्यम से कौन लेता है? तो मेढक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेढक जो होते हैं ये फेफड़े से भी लेते हैं और त्वचा से भी सांस लेते हैं। ठीक है, अगर गलफड़े की बात करें तो गलफड़े से कौन लेता है? तो मछली लेता है। ठीक है, मछली। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वराज एक राष्ट्रीय मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? स्वराज एक राष्ट्रीय मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा? यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इनके बारे में कुछ पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य इनकी पुस्तक है। और इन्होंने 1916 में कौन सा आंदोलन किया था? तो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था 1916 में। उसी समय यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा आप लोग, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी जो है इनकी पत्रिका है। पूछा जाता है मराठा किस भाषा में थी? तो ये अंग्रेजी में थी, और जो केसरी थी ये मराठी भाषा में थी। और इन्होंने जो है 1893 में गणेश उत्सव का शुरुआत किया था, और 1895 में जो है शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक कहलाता है। बच्चों और उनकी बीमारियों में जो विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें जियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? जो भूवैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? उसे जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब आया था आपका? 1919 में आया था रॉलेट एक्ट अधिनियम। इसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इसे? तो इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। जब ये रॉलेट एक्ट आया था किसके समय में आया था? तो चेम्स फोर्ड के समय में आया था ये। ठीक है,
चेम्सफोर्ड उसमें वायसराय था। और रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में ही जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस दिन हुआ था ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में, तो वैसाखी के दिन हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ये जालियांवाला बाग कहाँ पे है, ये तो अमृतसर में है। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो वन महोत्सव दिवस ध्यान रखिएगा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक यह मनाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर को कौन सा दिवस, तो विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में डैश के द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बोध के समान था। करा 13वीं शताब्दी में डैश के द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध से के समान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्नी की बात करते हैं, इनकी रचना ध्यान रखिएगा, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही ये जो है जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, फिरोज शाही। उसके बाद ध्यान एक और ध्यान रखिएगा, फतवा ए जहां दारी। फतवा फतवा ए जहां दारी इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करते हैं अमीर खुसरो की रचना, तो तुगलक नामा ध्यान रखिएगा, तुगलक नामा जो है अमीर खुसरो की रचना है। और मिनहाज मिनहाज ए सिराज की बात करें तो तबकाते नासरी। तबकाते नासरी जो है ये मिनहाज ए सिराज की रचना है। नेक्स्ट है दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे कहते हैं। जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं यानी जो देख नहीं सकते हैं, वो किस लिपि का उपयोग करते हैं, तो ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 3 ब्रेल लिपि। इसमें जो है 6 डॉट्स होते हैं, ये भी पूछा गया कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं। और इसकी खोज किसने किया था, तो लुई ब्रेल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट है हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है। हमारे शरीर को निश्चित आकार कौन देता है, तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है। अगर हम हड्डियों की बात करते हैं तो हमारे शरीर में जो है कितनी हड्डियां हैं, तो वयस्क में 206 होती हैं, बच्चों में कितनी होती हैं, 270 होती हैं। जब भ्रूण में बच्चा होता है उस समय कितनी हड्डियां होती हैं, तो लगभग 306 के करीब हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 22 + 7 यानी टोटल 29 होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पसलियां कितनी होती हैं शरीर में, तो 24 पसलियां होती हैं। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है नर और मादा युग्मक युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, तो उसे निषेचन कहा जाता है। जब नर और मादा मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। और परिणाम स्वरूप क्या बनता है इनके मिलने से, तो जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो सभी को पता होगा 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है, और क्या होता और मध्य होता है। ठीक है, अग्र मध्य और पश्चिम 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म पूछ रहा किस वर्ष हुआ था, तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इलाहाबाद में 14 नवंबर को हुआ था। ठीक है, इसलिए बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, सभी को पता होगा। इनकी रचना ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व की झलक इनकी प्रसिद्ध रचना है। और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो 1929 लाहौर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पुस्तक जरूर ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? रेबीज नामक बीमारी ध्यान रखिएगा, ये जंगली पशुओं के काटने से होता है। तो ऑप्शन वन, कुत्ता और बंदर, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेबीज किसकी वजह से होता है ये ध्यान रखिएगा, तो ये वायरस की वजह से होता है रेबीज। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? टीके की खोज तो लुई पास्चर ने किया था, लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन दिया है दो, देखते हैं। पहला कथन है, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल करेक्ट है, भोजन, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्वसन की आवश्यकता होती है। पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। नहीं, श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं। देखिए, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, वायवीय या एरोबिक श्वसन कहा जाता है। और एक श्वसन होता है अवायवीय, अवायवीय यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, तो केवल नहीं होगा, तो उस उपस्थिति में भी होता है श्वसन और अनुपस्थिति में भी होता है। तो इसलिए हो जाएगा पहला करेक्ट है इसमें, आपका दूसरा क्या है? गलत है। किसमें है? पहला कथन है सही है, और सॉरी कौन सा होगा? तीसरा होगा इसमें से। पहला कथन सही है परंतु दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है, मैंने बताया इसके बारे में। तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया और दस्त। देखिए, मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया जो है इसका वाहक क्या होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसकी दवा क्या होती है? कुनैन इसकी दवा होती है। किस वृक्ष से प्राप्त होता है ये? तो सिनकोना नामक वृक्ष से इसकी दवा प्राप्त होती है। प्रोटोजोआ से और कौन सा बीमारी होता है? तो ध्यान रखिएगा, कालाजार होता है इससे, कालाजार होता है। मलेरिया बता ही दिया, मलेरिया। पेचिस यानी दस्त, स्टिक इशू कहा जाता है। ठीक है, दस्त या डायरिया। और कौन सा होता है? सोने की बीमारी, सोने की बीमारी भी आपका जो किससे होती है? तो ये प्रोटोजोआ से होती है, सोने की बीमारी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? करा पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इनकी हड्डियां भारी होती है। नहीं, जो पक्षी होते हैं इनकी हड्डियां हल्की होती हैं। दूसरा, इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं। ये करेक्ट है, जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं ये हल्की होती हैं और ये खोखली होती हैं। ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पुराना करंट अफेयर हो गया है ये, अब तो नया बजट आया है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। बजट पे हम लोग एक सेशन करेंगे अलग से। ठीक है, नेक्स्ट है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 के दशक, यहाँ पे लिख दीजिए, 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगर पूछा जाए बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय प्रांतीय किसान सभा, इसका गठन कब हुआ था? तो 1929 में इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। एक है आपका अखिल भारतीय, यही बाद में अखिल भारतीय बना। ठीक है, भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1936 में हुआ था लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। देखिए, ये बिहार प्रांतीय किसान सभा है। बिहार प्रांतीय किसान सभा पूछे तो 1929, अगर पूछे अखिल भारतीय किसान सभा तो 1936। और अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, और इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा, हुंकार। ठीक है, हुंकार। और एक और है लोक संग्रह, लोक संग्रह इनकी पत्रिका है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? सभी को पता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। नेक्स्ट, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वह है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जो है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में होता है। अगर हम बात करते हैं वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन करता है? तो पित्तरस करता है। ठीक है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? तो
पितरस तोड़ता है, और जो ये छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि वसा का इमल्सीकरण को कौन करता है? तो पितरस करता है। ठीक है, पितरस की बात करें तो इसका स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से इसका स्राव होता है। और ये जमा कहाँ पे होता है पितरस? तो ये पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्ताशय में। और वसा का अंतिम रूप से पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में इसका अंतिम रूप से पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट है, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? करा किस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? तो इनमें से सभी को पता होगा धान को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, धान की बात करें तो ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है धान। खरीफ की फसल और कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है। खरीफ फसल कौन सी होती है? जो बरसात के समय में बोई जाती है। सोयाबीन हो गया आपका, मक्का हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, कपास हो गया, ये सब खरीफ की फसल है। गेहूं और चना की बात करते हैं तो गेहूं और चना ये रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल है ये। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1867 में, 1867 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पावर्टी, ध्यान सुनिएगा, इनकी पुस्तक का नाम पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इन्हें क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में और बात करें तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के पूछा जाता है कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा 1886 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कलकत्ता अधिवेशन की, और ये कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष थे। 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। एक तो पहला आपका 1886 में, और दूसरा है आपका 1893 में, और तीसरा 1903 में। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, और ये 1892 में लिबरल पार्टी से सदस्य बने थे ब्रिटिश संसद के। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया पहली बार कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। देखिए 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा पूर्ण स्वराज दिवस। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा जो है, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 26 जनवरी को जो है अब से क्या मनाया जाएगा? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार इसे कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को इसे पहली बार मनाया गया। ठीक है, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने, सभी को पता है, बहुत बार आ चुका प्रश्न, सारनाथ में दिया था। पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। लुम्बिनी की बात करते हैं तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बोध गया की बात करें तो यहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। अगर हम बात करते हैं पशु कौन सा है? तो बैल है। पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपका? गेंदा है। राष्ट्रीय पुष्प गेंदा है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बिहार का? तो गौरैया, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, राजकीय गौरैया है राजकीय पक्षी। और मछली कौन सा है? तो मांगुर। मांगुर जो है ये आपका क्या है? राजकीय मछली है बिहार का। नेक्स्ट है,
लेपचा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? ये जनजाति है लेपचा, नेपाली और भूटिया, ये सिक्किम में निवास करती है। ऑप्शन 2 सिक्किम। नेक्स्ट है, चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटों यानी तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? चांगपा जनजाति ये लद्दाख वगैरह में पाई जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कराए कि उनके जो तंबू होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? इनके तंबू को जो है क्या कहा जाता है? उसे रेबो कहा जाता है, तंबू को रेबो कहा जाता है। अच्छा, लेखा भी ध्यान रखिएगा, इन्हीं से संबंधित है। तो लेखा ये जिस स्थान पर पशुओं को रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे लेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहले पूर्वी पूछा है, फिर क्या पूछा है? पश्चिमी पूछा है। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबुथु। किबुथु जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, और ये किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है किबुथु। और सबसे जो है पश्चिमी कौन सा है? तो पश्चिमी आपका गुहार मोती है, गुहार मोती है, और ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। तो इसमें सबसे पूर्वी पूछा पहले तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और सब उसके बाद गुजरात सबसे पश्चिमी है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा। देखिए, जो बीच में होती है 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। उसके बाद जो ऊपर होती है भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्क रेखा। और जो नीचे होती है 23.5 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा कहा जाता है। सभी को पता होगा, समान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? करा कौन सी नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है इनमें से? तो हो जाएगा आपका बेतवा। बेतवा नदी ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा, ये यमुना की सहायक नदी है, और बेतवा नदी ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और हमीरपुर के निकट जो है ये यमुना में मिलती है। यमुना की और सहायक नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, चंबल भी इसी की सहायक नदी है। चंबल और केन भी ध्यान रखिएगा, चंबल, केन, बेतवा, ये तीनों जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, बुर्जिल दर्रा अवस्थित है। बुर्जिल दर्रा ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा है? आपका सिपकिल्ला दर्रा है, ठीक है। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ पे है? तो आपका ये हिमाचल प्रदेश में है। एक और ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोहतांग दर्रा भी आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा भी यहीं पे है। सिक्किम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जेजेपला, जेजेपला दर्रा। देखिए, एक है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख में है। जोजिला कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। और जेजेपला कहाँ पे है? सिक्किम में है। और यहाँ पे और कौन सा है? नाथुला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा भी आपका ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? करा जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, ये रिटायर होने के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर पर कहाँ कर सकते हैं? तो ऑप्शन 3 समान स्तर पर या उच्च स्तरीय अन्य किसी भी न्यायालय में ये अपना जो है वकालत कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 217 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये रिटायर कितने साल में होता है? तो 62 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, पठारी क्षेत्रों प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में पूछ रहा है कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है खनिज तेल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 3 खनिज तेल। नेक्स्ट है, अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी है? अमरकंटक का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में है। तो से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नर्मदा है और सोन नदी है। ऑप्शन 3 नर्मदा नदी। नर्मदा और सोन। नर्मदा की बात करें तो ये जो है पश्चिम की ओर, यानी ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। और किसका निर्माण करती है? एस्टुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है, ठीक है। और जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक। नेक्स्ट है, म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? जो म्यांमार है करा एशिया के किस भाग में स्थित है? तो एशिया के ये दक्षिण
पूर्व एशिया में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, दक्षिण पूर्व में स्थित है। अच्छा, हम बात करते हैं अगर म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य बनाते हैं। कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता दिवस ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को। एक और ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है भाई। 22 मार्च ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को कौन सा दिवस? तो जल दिवस। देखिए, मार्च अप्रैल मई, ठीक है। 22 मार्च को जल, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रशांत महासागर है उसके आसपास में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन 2, प्रशांत महासागर के आसपास। और प्रशांत महासागर क्या है? ये सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी है ये। ठीक है, और इसके आसपास सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। पूछा जाता है कि विश्व का सबसे जो है सबसे सक्रिय बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो मोना लोवा। मोना लोवा या मोना लोवा, ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है ये? तो हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप ये किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है। भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी? तो बैरन द्वीप, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप भारत में। ये कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, भारत में। आपकी बार पूछा गया था टीआरई 3 में कि ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक क्या होता है? धुआंरे होते हैं, इसे वातमुख भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? जो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट है उसे ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुड़ी है। ठीक है, अनाईमुड़ी या अन्नामुड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन क्या है? 2, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, पूछा जाता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कलशुबाई जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। सत्यता यानी कोई झूठ नहीं बोल रहा है, इसकी जांच किसके द्वारा? तो पॉलीग्राफ के द्वारा किया जाता है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा ना, जब झूठ पकड़ना होता है तो मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो वही आपका पॉलीग्राफ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सिस्टम भारत के 90% से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है? करा कौन सा रॉक सिस्टम भारत के 90% से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है? तो ध्यान रखिएगा, गोंडवाना प्रणाली। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है कौन आता है, कौन सा बेसिन आता है? तो सोन नदी बेसिन आता है, दामोदर हो गया नदी बेसिन, महानदी बेसिन, यहाँ सब कोयला ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है? सीटेट वगैरह में पूछा जाता है, ईवीएस में ये। करा कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है? तो ध्यान रखिएगा, कपोतक या डब पक्षी। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस महिला को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया था? तो आपका हो जाएगा किसको? ज्योति सिन्हा को। ऑप्शन 3, ज्योति सिन्हा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये? 8+1, 8 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा है? तो दिल्ली के साथ यह सीमा साझा करता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ यह सीमा बनाता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन 1, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। और ये क्या थी? तो ये जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल थी ये भारत की। और किस राज्य की थी ये? तो उत्तर प्रदेश राज्य की थी। ठीक है, और सरोजिनी नायडू ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1925
1925 में जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए कौन थी तो सरोजिनी नायडू थी और इन्होंने 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला, अगर उसमें भारतीय ना लगा हो तो कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी, अध्यक्ष एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने 1917 कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, महिला पूछे प्रथम महिला एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है सप्रूस, देवदार, चीड़ आदि के पेड़ पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इस टॉपिक को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से समझाया है वनस्पतियों को उसमें। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। सप्रूस, देवदार, चीड़ आदि के पेड़ पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं तो ये टाइगा प्रकार के वनस्पति हैं, ऑप्शन 3। इसको आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु डैश से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है किससे कम नहीं होनी चाहिए तो ध्यान रखिएगा 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होनी चाहिए। यानी न्यूनतम आयु कितनी है राज्यसभा की तो 30 वर्ष होती है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का 25 वर्ष होता है, लोकसभा का 25 वर्ष। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का कितना होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष होता है। वोट देने का कितना होता है, वोट देने का जो है 18 वर्ष होता है। अगर बात करते हैं पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितना होता है तो 21 वर्ष होता है न्यूनतम आयु। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा क्या है, आपका उच्च सदन है और ये कैसा सदन है, अस्थायी सदन है, यानी इसका विघटन नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए, अगर सिर्फ पूछा जाए, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का, सिर्फ राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इसका कार्यकाल नहीं होता है, ये क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी इसका विघटन नहीं किया सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, प्रश्न को जरूर ध्यान सुनिएगा, सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है और 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं इसमें रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में मधुमक्खियों के अंडे का समय होता है। भारत में मधुमक्खियों के अंडे का समय कौन सा होता है तो अक्टूबर से दिसंबर माह, ऑप्शन 3। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, उसे एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, एपी कल्चर कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मधुमक्खी कैसा कीट है तो ये सामाजिक कीट है, ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक कीट है क्योंकि ये झुंड में चलते हैं इसलिए। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी को किस देश के संविधान से तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, कई बार आ चुका है ये। अगर बात करें किस भाग में है ये, संविधान के भाग 4 में। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है और एक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। ठीक है, और इसके उल्लंघन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसे अगर मूल अधिकार है, अगर उसका उल्लंघन हुआ तो हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यूएसए की बात करें तो यूएसए से क्या लिया गया है तो यहाँ से आपका मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार लिया गया है और क्या लिया गया है यहाँ से, प्रस्तावना भी आपका यहीं से लिया गया है। यूके की बात करें तो यहाँ से आपका संसदीय प्रणाली ली गई है, संसदीय प्रणाली भारत में जो ली है यहीं से लिया गया है और एकल नागरिकता भी आपका यहीं से लिया गया है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट है मैक-मोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है। मैक-मोहन रेखा, ध्यान रखिएगा, मैक-मोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है, तो ये जो है पूर्वोत्तर साइड में खींचा गया है, तो इसलिए ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अरुणाचल प्रदेश की तरफ खींचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है। कौन सा विभाग करता है तो जाहिर सी बात है मौसम विभाग करता है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, सॉरी नंदी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी, सॉरी नंदी पहाड़ी जो है कहाँ पे है ये तो ये कर्नाटक में है, ऑप्शन 3 कर्नाटक में है और चोल काल में इसे आनंदगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आनंदगिरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है भारत ने
के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है? एकल विंडो, तो ऑप्शन 2 चिकित्सा उपकरण। नेक्स्ट है बरचान या बरखान, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। बरचान या बरखान किसको संदर्भित करता है? देखिए आपने रेगिस्तान में कुछ इस तरीके चंद्राकार जो है बालू के टीले देखे होंगे, वही आपका क्या कहलाता है? बरखान कहलाता है। तो ऑप्शन 1 अर्ध चंद्राकार रेत का जो टिब्बा होता है वही आपका बरखान कहलाता है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए बना है? शिक्षा का अधिकार कानून जो है ये आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बना है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा 86 संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किस आर्टिकल में जोड़ा गया इसे? तो आर्टिकल 21A में से मूल अधिकार माना गया। ठीक है, मूल अधिकार है ये 21A में। अगर पूछा जाए शिक्षा के अधिकार का अधिनियम कब आया, यानी जो आरटी एक्ट है, ये आरटी एक्ट कब आया? तो ये 2009 में आया था। और इसे लागू कब किया गया था? तो 2010 में इसे लागू किया गया था। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कब बनाया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से बनाया गया। किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 21A में है ये। और जो आरटी एक्ट आया था यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में आया था। इसे 2010 में लागू किया गया। नेक्स्ट है किसी स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होती है? जो जलवायु होती है किससे प्रभावित होती है? तो समुद्र से कितनी दूरी है इससे प्रभावित होती है, नदी एक दूर है। समुद्र से कितनी ऊंचाई है इससे भी प्रभावित होती है। और अक्षांश किस अक्षांश पे है उस पर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सभी पर निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य है? सभी को पता होगा भाषाओं पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 रुपए पहली बार किसके द्वारा पता लगाया गया था? इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो है 20 रुपए भारत की आय है किसके द्वारा पता लगाया गया था, यानी प्रति व्यक्ति आय है किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इनकी पुस्तक कौन सा है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व रेलवे का कहाँ पे है स्थित? तो इसका है आपका कोलकाता में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में इसका मुख्यालय है। जबलपुर में किसका मुख्यालय है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। मालेगांव में किसका है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मालेगांव में है। नेक्स्ट कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कौन सी नदी बारहमासी नहीं है इसमें। तो गंगा भी आपका बारहमासी है। बारहमासी मतलब है जिसमें हमेशा पानी रहता है 12 महीने। ठीक है, कावेरी की बात करें ये भी आपका बारहमासी है। सिंधु ये भी बारहमासी है। ध्यान रखिए कावेरी ये प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो बारहमासी है। देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये सिर्फ जो है वर्षा के समय में इसमें पानी होता है। और जो हिमालय की नदियां हैं इसमें हमेशा पानी रहता है। तो लेकिन ध्यान रखिए जो कावेरी है ये प्रायद्वीपीय भारत की होते हुए भी इस क्या है? बारहमासी नदी है। इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन 5 में से कोई नहीं। ठीक है, सभी क्या है आपका बारहमासी नदियां हैं। नेक्स्ट है लेखिका पुष्पा भारती के संस्मरण को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया संस्मरण का नाम क्या है? देखिए 2023 में इन्हें व्यास पुरस्कार मिला था। तो ये किसके लिए? तो यादें और यादें के लिए। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगर हम बात करते हैं 2024 में किसे मिला, तो 2024 में सूर्यबाला को मिला है। सूर्यबाला को। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा कौन से देश को वासी वेणु की डायरी, ये इनकी रचना है। इसके लिए इन्हें जो है सूर्यबाला को 2024 में व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, करंट अफेयर है। नेक्स्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ पे है ये? तो ये गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन 1 गुवाहाटी में स्थित है। नई दिल्ली में कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है यानी हवाई अड्डा। और अहमदाबाद की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वनों के बारे में पूछ रहा है, इसमें क्या सही है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट पहला है वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है।
वन केवल विभिन्न पादपों से बना नहीं, पादप नहीं, इसमें जीव जंतु भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, गलत है। दूसरा है वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी आपका क्या है, गलत है, कर सकते हैं। तीसरा है वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। ये भी करेक्ट है। ये गलत है, ये गलत है। तीसरा है वन क्षेत्र वन वन सॉरी वन वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है ये, तो आपका तीसरा सही है, तो इसमें आपका केवल 2। नेक्स्ट है गत के सूत्र S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में S क्या है। गत का दूसरा नियम है ये, तो इसमें आपका अगर बात करते हैं U क्या है, U इसमें U क्या है, तो U आपका पिंड हो गया, U पिंड हो गया। T क्या है, T समय है। A क्या है, A आपका त्वरण है, A त्वरण है। T आप इसमें समय है। और S क्या है, तो S जो है T सेकंड में तय की गई दूरी है। ठीक है, S सेकंड में तय की गई दूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और S क्या है, तो S जो है T सेकंड में तय की गई क्या है, दूरी है। ठीक है, इसलिए 5। नेक्स्ट है मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यूरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरिक एसिड पाया जाता है मूत्र में। नेक्स्ट है चट्टान के रूपांतरण में किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। चट्टान के रूपांतरण में किस प्रकार का चट्टान निर्मित होता है, तो कायांतरित चट्टान। ऑप्शन 3 कायांतरित चट्टान के उदाहरण की बात करें तो संगमरमर, ध्यान रखिएगा, संगमरमर जो है ये कायांतरित चट्टान है। किसका कायांतरित चट्टान है ये, तो चूना पत्थर का कायांतरित चट्टान है ये। ऑप्शन 3। नेक्स्ट श्रीनगर के घरों की विशेषता निम्नलिखित है, इनमें से सही विकल्प का चयन करें। श्रीनगर के घरों के बारे में इसमें दिया है। पहला है बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, इनमें एक विशेष डिजाइन खत्म बंद है। बिल्कुल करेक्ट है ये, बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है और इसमें एक विशेष डिजाइन क्या होता है, खत्म बंद होता है। ये करेक्ट है। यहाँ के पुराने घरों की विशेषता है जालीदार खिड़कियां जो बाहर की ओर उभरी हैं और इन्हें डब कहते हैं। ये भी आपका क्या है, सही है। तीसरा, यहाँ के पुराने घरों की विशेषता है कि केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर इसे बनाया गया है। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसमें ABC तीनों सही है, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है, तो गीतिका कौल। ऑप्शन 1 गीतिका कौल। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है। श्वेत रक्त कणिका यानी WBC, इसका मुख्य कार्य क्या होता है WBC का, तो ऑप्शन 2 संक्रमण से लड़ना इसका मुख्य कार्य होता है। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, तो ये RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है और ये जो है हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी धमनी डैश के नाम से जानी जाती है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है इसमें से, तो सबसे बड़ी धमनी आपका महाधमनी। ऑप्शन 3 महाधमनी। अच्छा, धमनी में कौन सा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका एक अपवाद है, जो फुफ्फुस धमनी होती है। ठीक है, फुफ्फुस धमनी होती है, जो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और सीरा में कौन सा रक्त बहता है, तो सीरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है सीरा में। लेकिन जो है फुफ्फुस जो सीरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसका भी एक अपवाद है। नेक्स्ट है एटिनिल किस के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एटिनिल जो है किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन 2 रक्तचाप घटाने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए। नेक्स्ट है नीचे भौमजल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि, करेक्ट है। औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, ये भी करेक्ट है। जो भौमजल यानी जो जल नीचे का जल है, पृथ्वी के नीचे का, उसके बारे में दिया है। कृषि गतिविधियों में वृद्धि, करेक्ट है। जल के अवश्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि, तो इसमें आपका हो जाएगा 1 ABC, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABC इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए। यहाँ पे परिपथ दिया है, ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, धारा निकालना है, I निकालना है। ठीक है, तो I निकालेंगे तो V बराबर
भी बराबर आई बराबर क्या होगा, वी अपान आर हो जाएगा। यहाँ पे वी कितना दिया है, तो 1.5 वोल्ट दिया है, 1.5 वोल्ट दिया है। और आई कितना दिया है, आर कितना दिया है यहाँ पे, तो 6 ओम दिया है। यहाँ पे देखिए 2 2 2, ठीक है, तो 6 ओम हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, तो 0.25 एम्पियर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।